IRCC में जो डिलेज हो रहे हैं, विजिट वीजा की बात करें, स्टूडेंट वीजा, स्पाउसल एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, क्या हक़ है इसके पीछे? तब्दील होती हुई सूरत हाल है, प्लान के तहत किया रहता है, पर्पसेटली किया रहता है। 3300 जो IRCC के स्टाफ हैं पूरी दुनिया में, उनको ले ऑफ कर दिया गया। कैटेगरी के हिसाब से बताएं कि रेफ्यूजी की हियरिंग अल्बर्टा, वेस्टर्न रीजन या ईस्टर्न रीजन में कितना फर्क है? कैलगरी में हमें वेस्टर्न रीजन मिलता है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं आई हैं कि हमारा वेट टाइम बहुत ज्यादा बढ़े। अभी भी जो औसत है एवरेज है वो 12 मंथ्स है। अभी हमने हियरिंग किया तो उनकी 7 महीने के बाद बारी आ। अभी अगर आप सेंट्रल रीजन की बात करें या ईस्टर्न रीजन की बात करें, वहां पर वेट टाइम अभी भी 24 महीने से ज्यादा है। जो रेफ्यूजी क्लेमेंट होते थे, जिनका डिसीजन होता था, नॉर्मली पहले ये होता था कि विद इन अ ईयर उनकी फैमिलीज भी रीयूनाइट हो जाती थी। क्या इनका टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया? 50 महीने बहुत तवील, 4 साल से भी ज्यादा है। 4 साल से ज्यादा। एक आउट ऑफ वे, एक क्यू से निकल के आप हियरिंग किसी की ले सकते हैं? क्यू से तो आप किसी सूरत में नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार करते हैं। जो ही आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस क्लियर हुआ, ये फाइल को रोकते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड की इस एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एज़ यूजुअल हारिस फारूक साहब, रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और आपके सवाल लेके मैं इनके पास हाजिर हुआ हूँ और ये डायरेक्टली सवालात के जवाब देंगे। आज का बड़ा इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजी बोर्ड और IRCC, जिसे हम ओवरऑल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो IRCC में जो डिलेज हो रहे हैं, उन डिलेज का जो है आम आवाम पे, हमारे क्लाइंट्स पे क्या असर पड़ रहा है, और वो क्लाइंट क्या सोच रहे हैं अपने कॉन्सल्स के बारे में, या वो परसेप्शन क्या बना रहे हैं। तो इसका जवाब हम हारिस फारूक साहब से लेते हैं कि हारिस साहब, बहुत सारे ऐसे केसेस, हम इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड की बात करें, विजिट वीज़ा की बात करें, स्टूडेंट वीज़ा, स्पाउसल एप्लीकेशन, सो मैनी अदर थिंग्स। आप बताएं कि ये क्या सीन है? ये ऑटोमेटिकली किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है IRCC की वजह से? क्या हक़ आएंगे इसके पीछे? जी, अस्सलाम वालेकुम अमान साहब। ये एक वाकई एक बहुत तब्दील होती हुई सूरत हाल है, और इस पे क्लाइंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं, काफ़ी परेशान हैं कि भाई हमारा केस पे इतना टाइम क्यों लग रहा है। और वो जब हमसे बात करते हैं तो वो पुराना प्रेसिडेंस यूज़ करते हैं, पुरानी एक मिसाल देते हैं कि जी फ़लाँ टाइम हमने अगर अप्लाई किया था तो इतने अरसे में जवाब आ गया था, तो अभी इस एप्लीकेशन में क्या मसला है। तो वेट टाइम, या जिसको हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं ना प्रोसेसिंग टाइम्स हर तरह की एप्लीकेशंस हैं, उनमें सभी में इजाफा हो गया है। और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं हुकूमत की, क्या ऑफ कनाडा की क्या पॉलिसी है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, ये सब कुछ प्लान के तहत किया रहता है, पर्पसेटली किया रहता है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की पूरी पॉलिसी होती है कि देखें, अगर ये चाहते हैं कि वर्कर्स या स्टूडेंट्स यहाँ पे जल्दी पहुंचे, तो ये अपना प्रोसेसिंग टाइम कम कर देते हैं ताकि लोगों को इनकरेज कर सकें। तो इसके पीछे हिकमत अमली कार फरमा होती है। और इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 21 जनवरी 2025 को CBC और यहाँ के जो कनाडा के नुमाया जो प्रेस है, उसने रिपोर्ट की थी कि 3300 जो IRCC के स्टाफ हैं पूरी दुनिया में, उनको ले ऑफ कर दिया गया। तो 3300 का फिगर बहुत ही बड़ा है। इनको खामोशी से ले ऑफ किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने आगे प्लान कर लिया था कि हम एप्लीकेशंस ही कम लेंगे। तो अगर एप्लीकेशंस ही कम लेंगे, या हम उनका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाना चाहते हैं, या हम अपनी इनटेक को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इनटेक को रिड्यूस करने का ये एक बड़ा टेक्निकल तरीका होता है। बजाय इसके कि आप लोगों को, आप ये तो नहीं कह सकते जी अप्लाई मत करें, ठीक है, तो कोई ना कोई इस तरह का अवामिल इस तरह के बनाए जाते हैं कि उससे वो जो लोग डिस्करेज हो जाए। तो 3300 कनाडा में से नहीं थे, ये कुछ कनाडा में से थे, कुछ ऑल अराउंड द ग्लोब थे। अगर आप देखें, जिस तरह पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमीशन है, या न्यू दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन है, या अबू धाबी में कैनेडियन एम्बेसी है, तो उसमें जहाँ पे एम्बेसी का बाकी स्टाफ होता है, वहां पे एक बहुत बड़ा स्टाफ वहां के वीजा सेक्शन में होता है। तो ये 3300 वो अफराद थे जो कि ना सिर्फ कनाडा बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे थे, आपके वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर रहे थे। तो जब इनको ले ऑफ किया गया तो आपका वेट टाइम बढ़ा। लेकिन इसमें एक जो थोड़ी सी बात हमें अचंभे की लगती है कि भाई जब ये 21 जनवरी 2025 को बंदे इन्होंने ले ऑफ किए थे, तो कैपेसिटी तो फिर इनकी जनवरी में ही डिक्रीज हो गई, तो फिर फरवरी में बढ़ जाने चाहिए थे वेट टाइम, या मार्च में जंप कर जाते। तो ये कुछ ऐसा इत्तेफाक क्यों बन रहा है कि वो जून में या जुलाई में या एंड मई में अचानक कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो इन सब के पीछे हुकूमत की पॉलिसी है ऑब्वियसली।
तो मतलब ये कि सर हुकूमत इनकरेज ही नहीं कर रही कि कोई बंदा जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आया और उसकी एक्सटेंशन है, या कोई रेफ्यूजी यहाँ पे आया और उसका नॉर्मल टाइम, जैसे कि हम अल्बर्टा की बात करें तो विद इन ईयर उसकी हियरिंग आ जाती होती थी। अभी क्या सिचुएशन है, अगर आप कैटेगरी के हिसाब से बताएं कि रेफ्यूजी की हियरिंग अल्बर्टा, वेस्टर्न रीजन या ईस्टर्न रीजन में कितना फर्क है? जी, अभी भी बहुत फर्क है। आप समझ लें कि आधे आधे का फर्क है। हमारे पास अभी भी हियरिंग जो है, जब हमारे पास मैं कहता हूँ तो हम लोग कैलगरी में हैं। कैलगरी में हमें वेस्टर्न रीजन लगता है, जिसका कि रजिस्ट्री ऑफिस मेन हेडक्वार्टर वैंकूवर में है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं आई हैं कि हमारा वेट टाइम बहुत ज्यादा बढ़े। अभी भी जो औसत है, एवरेज है, वो 12 मंथ्स है। अभी पिछले दिनों हमने हियरिंग की है तो उनकी 7 महीने के बाद बारी आ गई थी। कुछ हैं जिनकी 12-13 महीने में आई। तो एवरेज अगर आप निकालें तो अभी भी 12 मंथ्स चल रहा है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ वैंकूवर रीजन की, कैलगरी की बात कर रहा हूँ। अभी अगर आप सेंट्रल रीजन की बात करें या ईस्टर्न रीजन की बात करें, जिसमें कि आपका क्यूबेक आ गया या आपका ओंटारियो आ गया, या सादा लफ्जों में कि जहां पे कनाडा की 70% आबादी रहती है, वहां पर वेट टाइम अभी भी 24 महीने से ज्यादा है। और जब मैं कहता हूँ ना कि अभी भी ज्यादा, तो विच मीन्स के पिछले चंद माह में तो भाई हजारों के हिसाब से एप्लीकेशंस बढ़ी हैं। तो ये 24 महीने से भी ऊपर जाएगा। आप जहन में रखें ये 2.5 साल 3 साल भी बन सकता है। इस तरह से एक और बड़ी दिलचस्प हमने तब्दीली जो देखी वेट टाइम में, वो थी इनसाइड कनाडा स्पाउसल। लाइक आप कनाडा में एज अ विजिटर आए हैं या तालीम की गर्ज से आए हैं, यहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं और आपकी मुस्तकिल सकूनत या परमानेंट रेजिडेंसी तो नहीं है ना, आपकी टेम्परेरी रेजिडेंसी एज अ स्टूडेंट, आप तालीम हासिल करके आपके अपने फिर आगे पीआर वगैरह डाल दिए, या आप वर्कर हैं या विजिटर आए हैं, तो वो लोग फिर यहाँ पे शादी वादी अगर कर लेते थे किसी कैनेडियन सिटीजन से या कैनेडियन पीआर से, तो वो यहाँ पे अपना पीआर फाइल कर देते थे। तो वो हमेशा से 6-7 महीने होता था, फिर बढ़ के 12 महीने हो गया, अब बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर 35 महीने हो गया। अब इसके पीछे हुकूमत की पॉलिसी कारफरमा आपको नजर आती है, क्योंकि जब इन्होंने बाकी पाथवेज बंद किए, तो आपको, जैसे हम पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं, उसके अलावा आप गूगल पर भी पढ़ चुके होंगे कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.3 मिलियन यानी 1.3 मिलियन अफराद कनाडा में वो हैं जो कि टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी तालीम पूरी कर ली या जो वर्क परमिट पर आए थे या फिर उनके बीवी बच्चा जो आए थे। तो उसमें से बहुत से जो गैर शादीशुदा अफराद थे, अब देखें जब बाकी आप डोर क्लोज करेंगे तो वो फिर या तो रेफ्यूजी वगैरह डालेंगे, और बहुत से ऐसे होंगे वो यहाँ पे अपनी शादी कर लेंगे। तो वो मैरिज का प्रोसेसिंग टाइम इनसाइड कनाडा 35 महीने ले जाना, मतलब दिस इज अनथिंकेबल। मियां बीवी दोनों कनाडा में मौजूद है आपके पास, आप इंटरव्यू कर लें, ठीक है, आप उनको बुला लें, आप उनका रिलेशनशिप चेक कर लें कि भाई वो झूठा फाइल है या सच्चा फाइल है। 35 महीने बढ़ाना कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये इसको इनकरेज कर रहे हैं। इनके ज़हन में ये है कि ये एप्लीकेशंस डाली जा रही हैं शायद एज अ लूप होल, जिसको पेपर मैरिज वगैरह मुख्तलिफ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पे बन रहा है। तो सर दूसरा अहम सवाल ये है कि जो रेफ्यूजी क्लेमेंट होते थे, जिनका डिसीजन होता था, नॉर्मली पहले ये होता था कि विद इन अ ईयर उनकी फैमिलीज भी रीयूनाइट हो जाती थी, फैमिली रीयूनिफिकेशन हो जाती थी, लेकिन क्या इनका टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया? जी, इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, बल्कि ये काफी जुल्म है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, अगर आप जाएं तो आप उसमें डालें चेक प्रोसेसिंग टाइम कनाडा, तो उसमें फिर वो आपको इनका IRCC 50 महीने तक मेरा ख्याल हो गया। हाँ, 49 मंथ्स, 50 महीने। पर देखिए 50 महीने बहुत तवील, 4 साल से भी ज्यादा है। 4 साल से ज्यादा। तो इसका मकसद आप ये कह लें कि एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका केस अप्रूव हो गया, उसका बीवी बच्चा बेचारा देखें इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में, जहां से कहीं से भी बेचारा, बांग्लादेश से आया हो, कहीं से भी आया हो, तो वो 5 साल उसकी फैमिली इंतजार करेगी सिर्फ और सिर्फ PR लेने के लिए। तो ये काफी एक और अहम सवाल सर ये है कि जो रेफ्यूजीज जहाँ पे आते हैं, क्लेम डाला, मैं अब अपने ऑफिस की अगर मिसाल ले लूं, सवाल उनका ये होता है कि जी आपका ऑफिस क्यों नहीं हमारी हियरिंग उठाता? तो क्या सर आपका केस इनटेक करने के बाद क्या अथॉरिटी है कोई कि आप हियरिंग ले सकें उनकी? एक आउट ऑफ वे, एक क्यू से निकल के आप हियरिंग किसी की ले सकते हैं? नहीं, क्यू से तो आप किसी सूरत में नहीं कर सकते। देखें, इसका एक ड्यू प्रोसेस है। जब हम आपकी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो रजिस्ट्री में चली जाती है। रजिस्ट्री सबसे पहले तो उसमें फौरी तौर पे आपको फाइल नंबर अलॉट कर देता है और प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जो सबसे बुनियादी उसका होता है अमल, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपकी फ्रंट एंड सिक्योरिटी। फ्रंट एंड सिक्योरिटी उन्होंने क्लियर करनी होती है। वो जानना चाहेंगे कि कोई आदमी अगर इराक से आया है, ईरान से आया है, पाकिस्तान से आया है, वो कहीं
किसी इंटरनेशनल क्राइम में, किसी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है। अब ये जो फ्रंट एंड सिक्योरिटी है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। कनाडा का अपना भी इंटेलिजेंस का इदारा है CSIS, ठीक है। उसके बाद फिर इनके इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनसे भी रवाबित हैं। फिर इनके पास प्राइवेट एजेंसीज इन्होंने हायर कर रखी हैं, तो उनको आपका डेटा ये भेज देते हैं, वो फिर वेरीफाई करते हैं। जब तक तमाम एजेंसियों से उनको ये जवाब नहीं आता कि भाई ये आदमी किसी तरह की इंटरनेशनल क्राइम में, किसी तरह के ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में या किसी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटी में खुद मुलव्वस नहीं है और ये उससे क्लियर है, तब आपकी फ्रंट एंड सिक्योरिटी क्लियर होती है। जब आपकी फ्रंट एंड सिक्योरिटी क्लियर होती है तो फिर जो रजिस्ट्री है उसकी फिर अपनी क्यू है। वो अपनी क्यू पे जब आपकी बारी आएगी दे विल गेट बैक टू यू, आपके काउंसिल से राब्ता करेंगे और डेट मांगेंगे। अब इस सारे अमल में, सारे ड्यू प्रोसेस में देखिए दो हर्डल आ गए। एक तो सिक्योरिटी क्लियरेंस आ गया, एक आपका जो रीजन था उसकी क्यू का। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं कैलगरी में, वेस्टर्न रीजन के हमारे पास केसेस हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्री की क्यू ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। ये सिर्फ आपके सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार करते हैं। जो ही आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस क्लियर हुआ, ये फाइल को रोकते नहीं है, ये फौरी तौर पे हमसे राब्ता करते हैं। मतलब मुझे कॉल आ जाएगी रिफ्यूजी बोर्ड से, वो कहेंगे जी कि काउंसिल वी हैव 4 फाइल्स फ्रॉम योर साइड विच आर रेडी फॉर द हियरिंग। यानी उसकी सिक्योरिटी हर चीज क्लियर है, उसके ऊपर जो नोटिंग करनी थी, जो भी करना था, वो फिर हम अपना कैलेंडर उठाते हैं, उसमें से हम नेक्स्ट अवेलेबिलिटी देखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो हियरिंग जल्दी हो जाए, क्योंकि देखिए वो अगर आदमी 8 महीने से, साल से इंतजार कर रहा है तो वो हम चाहेंगे उसका वक्त जो है वो कम से कम लगे और हम फौरन कोई डेट उठा लें। तो बट इसके बरक्स अगर आप वेस्टर्न को छोड़ के अगर आप ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन की बात करें, क्यूबिक की बात करें, ओंटारियो की बात करें, तो फिर उसके रजिस्ट्री की अपनी क्यू है, उस रीजन का अपना क्यू है। यानी कि आपका साल तो स्टैंडर्ड आपका 7-8 महीने सिक्योरिटी क्लियरेंस पे लग गया, फिर आप वहां के रीजन की क्यू में लग गए, वहां पे भी आपका 1.5 साल लग गया, तो टोटल मिला के आप 2 साल से ऊपर चले गए। तो नाज़रीन, अगर आप में से कोई बंदा ये किसी की बात सुन के उसके जहन में कोई थोड़ी सी भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो उसका एक राइट है। वो राइट ये है कि आप यहाँ से केस उठाएं और कहीं और चले जाएं। आप अपना टाइम ज़ाया मत करें, क्योंकि आपका जो काउंसिल या आपका वकील या आपका कंसल्टेंट अननेसेसरी डिले ना कर सकता है, लॉ के मुताबिक ना वो करेगा। वो अपने सर से एक बर्डन ज़रूर उतारेगा कि आपकी जो फाइल है जिसके आप पैसे दे चुके हैं या आपने देने हैं, वो जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचे। आज आपने दिलचस्प मालूमात सुनी डिलेज के बारे में। अगले प्रोग्राम में हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।